Hello everyone, this is Lavina Singh, your botany mentor. Welcome back to the channel. Today I'm going to discuss with you flower and the structure of microsporangium from the chapter Sexual Reproduction in Flowering Plants. So let us begin with it. First of all, if we are talking about a flower, हमें पता है कि जो फ्लावर है वो रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है एक पर्टिकुलर प्लांट का. एक प्लांट में रिप्रोडक्शन किसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर्टिकुलरली दैट वोंट बी विद द हेल्प ऑफ द लीफ और द स्टेम और द रूट्स. ये सारे के सारे वेजिटेटिव प्रोपगेशन वाले स्ट्रक्चर्स हैं. रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके हेल्प से होती है? विद द हेल्प ऑफ द फ्लावर, राइट, इन द एंजियोस्पर्म्स. सो लेट अस डिस्कस कि हमारे पास फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसा होता है. छोटी क्लासेस में ऑलरेडी हमने इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा है, तो फटाफट से रिकैप्चुलेट कर लेते हैं. ओके, सो गाइज, दिस इज द फ्लावर एंड फ्लावर का जो सबसे बेसल पोर्शन है हमारे पास, जहां से हम फ्लावर को होल्ड करते हैं. ओके, सो दिस लिटिल, जिसको ना हम बिल्कुल देसी भाषा में डंडी बोलते हैं ना, राइट. सो बेसिकली दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज, व्हाट डू वी कॉल इट? It is called as the pedicel. Okay, we call it as the pedicel. Okay, then we are talking about, हमें पता है कि different whorls होते हैं फ्लावर में. आपने मॉर्फोलॉजी चैप्टर पढ़ा है 11th क्लास में और उसमें आपने पढ़ा है there is calyx, corolla, androecium, gynoecium, right? So इसी के बारे में हम दोबारा से फटाफट से रिकैप्चुलेट कर लेते हैं कि जो हमारे पास जो सबसे बेसल whorl होता है that is the calyx, उसकी इंडिविजुअल यूनिट को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे हमारे पास डायग्राम में it has been given and this is termed as the sepal. What do we call it? It is called as the sepal. The green basal whorl of a flower, it is made up of sepals. Okay, और उसको हम बोलते हैं calyx. Moving on to the next whorl, that is the corolla, and corolla is made up of all the petals. Petals सबसे beautiful part of the flower, right? जो colorful होते हैं, attractive होते हैं, and that is making the corolla part. So here we have the corolla, और हमारे पास corolla का जो structure है, तो that is the particular petal. Okay, so we call it as the पेटल. तो हमारे पास ये तो बेसिक से पार्ट हो गए, इसके बारे में हमें पता है. नाउ वी विल टॉक अबाउट द एक्चुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, दैट मीन्स द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द एंड्रोशियम. बच्चे, जब भी टर्म एंड्रो आएगा मतलब कि हम मेल की बात कर रहे हैं, ठीक है. सो वी हैव द एंड्रोशियम मेड अप ऑफ टू पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स. ओके, सो फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज द फिलामेंट. हम इसे क्या कहते हैं? फिलामेंट. और जो हमारे पास येलो कलर का ऊपर स्ट्रक्चर है जिसके अंदर पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, व्हाट डू वी कॉल इट? इट इज कॉल्ड एज द एंथर. इट इज कॉल्ड एज द एंथर. और फिलामेंट और एंथर अगर दोनों को यूनाइटेड फॉर्म में हम पढ़ें तो हम इसको क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज द स्टेमन. We call it as the stamen. और जो हमारे पास stamen होता है, it is making what? It is making the androecium. Androecium हमारे पास थर्ड whorl होता है एक पर्टिकुलर फ्लावर का. जो stamen है वो इसकी सिंगुलर यूनिट होती है, ठीक है बेटा. तो stamen 2, 3, 4 इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक सिंगुलर भी हो सकता है. What it will be representing? The androecium. Okay. Now talking about the female reproductive part. फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जल्दी से याद करो, हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है. इट इज कॉल्ड एज पिस्टिल. और पिस्टिल के 3 मेजर पार्ट्स होते हैं जो हम बिल्कुल बचपन में रट लेते हैं: स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. सो दिस इज द स्टिग्मा, दिस इज द स्टाइल एंड दिस इज द ओवरी पोर्शन. ओके, लेट्स लेबल इट क्विकली. वी हैव द टॉप मोस्ट, दैट इज स्टिग्मा. इसका काम क्या होता है बच्चे? इसका काम होता है पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करना. देन वी हैव स्टाइल. ओके, सो ये जो स्टाइल है ये रिजेंबल करता है फिलामेंट को, है ना. जैसे हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में स्टेमन के पास फिलामेंट होती है लॉन्ग एंड स्लेंडर, वैसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टाइल प्रेजेंट है. एंड द बेसल पोर्शन, व्हाट डू वी कॉल? इट इज कॉल्ड एज द ओवरी. राइट. अब जैसे हमने फिलामेंट और एंथर को यूनाइट करके स्टेमन कहा था, वैसे ही स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी दे आर यूनाइटेडली कॉल्ड एज व्हाट? द पिस्टिल. राइट. आप पिस्टिल भी बोल सकते हैं, आप इसको
कार्पल भी बोल सकते हैं। एंड ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स द गाइनोशियम, दैट इज द इनर मोस्ट व्हर्ल ऑफ अ पर्टिकुलर फ्लावर एंड इट इज रिप्रेजेंटिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। ओके, सो दिस इज द बेसिक। नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है, वो हमें ऑलरेडी पता भी होती है कि ओवरी डेवलप होके क्या बनाता है बच्चा? फ्रूट बनाता है। फ्रूट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सीड प्रेजेंट होता है। इसी तरह ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? ओव्यूल प्रेजेंट होगा। सो वी हैव अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज द ओव्यूल। ओव्यूल ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है एंड इट फॉर्म्स द सीड इन फ्यूचर। ओके, सो दिस इज द बेसिक। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई होगी आई होप। नाउ मूविंग ऑन टू द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो हम इस पूरे चैप्टर में बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं एंड बिगनिंग से हम शुरू कर रहे हैं। सो वी हैव द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को मैंने अभी जैसे आपको बताया है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एंड्रोशियम एंड इसकी सिंगल यूनिट को हम स्टेमन कहते हैं, ये भी हमें पता है। विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज, ये वाली बात नहीं पता होती हमें, दैट इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोफिल। तो बेटा ये चीज़ें तो छोटी क्लासेस में पढ़ी थी ना, अभी 12th में आके एक्स्ट्रा क्या पढ़ रहे हैं कि इसके लिए स्पेशलाइज्ड टर्म होती है। द स्टेमन हैज अ स्पेशलाइज्ड टर्म कॉल्ड एज व्हाट? माइक्रोस्पोरोफिल। ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन वी सी दिस इज द ब्यूटिफुल स्ट्रक्चर ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेमन। स्टेमन किस किस से बना होता है? स्टेमन इज मेड अप ऑफ अ फिलामेंट एंड सेकेंड इज कॉल्ड एज द एंथर। सो इस डायग्राम में दोनों चीजें बिल्कुल क्लियर है, राइट? तो जो फिलामेंट होता है बेटा, इट इज थिन, इट इज स्लेंडर एंड इट इज अ लॉन्ग स्ट्रक्चर। ओके, एंड फिलामेंट का काम क्या होता है? फिलामेंट का काम होता है हमारे एंथर को प्रॉपर एक्सपोजर प्रोवाइड करना, राइट? सो वी नो दैट, इमेजिन कीजिए दिस इज द एंथर, दिस इज द फिलामेंट। ये जो मेरी आर्म है, दिस इज द फिलामेंट, दिस इज द एंथर। अब अगर एक फ्लावर के पास एंथर तो होता बट फिलामेंट ना होता, व्हाट वुड हैव हैपेंड? ये नीचे की तरफ कहीं पे प्रेजेंट होता फ्लावर के अंदर। लेकिन एंथर अगर फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होगा तो इसके अंदर बनने वाले पॉलन ग्रेन्स बाहर कैसे एक्सपोज हो पाएंगे, डिस्पर्स कैसे हो पाएंगे? दैट इज व्हाई इट रिक्वायर्स द filament part for the exposure. So this filament is playing the part of the same and then we have the anther. एंथर के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? द पॉलन ग्रेन्स, राइट? इसके बारे में हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। इट कंटेन्स द पॉलन ग्रेन्स इनसाइड इट एंड द पर्टिकुलर एंथर एंड द फिलामेंट। अब बच्चे ये दोनों के दोनों एक जगह पे, एक पॉइंट पे कनेक्टेड होते हैं, राइट? यू कैन सी यहाँ पे दोनों कनेक्टेड हैं। दैट मीन्स एंथर और फिलामेंट जहाँ पे अटैच्ड है उस पोर्शन को जैसा काम है वैसा ही नाम है, दैट इज द कनेक्टिव। व्हाट डू वी कॉल इट? इट इज कॉल्ड एज द connective. Okay, so this portion I will label it for you in the diagram. This portion is called as connective. It is basically a tissue. Alright, so this is the basic structure of the stamen. Now moving on further, we will see कि हमारे पास anther का proper structure कैसा होता है. Okay, so if I am talking about anther, आपको क्वेश्चन बेसिकली इस पे से पूछा जाता है एंड स्पेशली जो आपके इनिशियल एग्जाम्स होंगे ना, हाउस टेस्ट होंगे, आपके यूनिट टेस्ट होंगे, उसमें तो ये वाले चैप्टर में से पक्का क्वेश्चंस आते हैं, राइट? क्योंकि इनिशियली हमने यही स्कूल में पढ़ा होता है, तो डेफिनेटली आपसे एक क्वेश्चन पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। ओके, अगर सिर्फ एक नंबर में पूछा जाएगा ना तो बताकर आ जाना कि भाई जो एंथर होता है वो बायलोब्ड होता है और डायथीकस होता है, ठीक है? सो मैम वो क्या होता है वो भी एक्सप्लेन कर दो। सो ईच एंथर इज जनरली बायलोब्ड, ठीक है बच्चे? कैसा होता है? इट इज बायलोब्ड एंड हर एक लोब के पास दो थीका प्रेजेंट होते हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज डायथीकस। लेट अस अंडरस्टैंड this. If I am talking about one anther, okay, suppose this is the structure of anther. It is made up of two lobes. This is first lobe, this is second lobe. They are joined together and it is forming the whole anther. आप इस diagram में भी देख सकते हो
राइट। ये देखो, ये फ्रंटल लोब है और ये जो पीछे वाला है दैट इज द बैक साइड वाला लोब, राइट। सो दो लोब आपस में कनेक्टेड होते हैं। उसके साथ साथ आप ये भी देख रहे हो कि एक लोब के बीच में रेड कलर की लाइन नजर आ रही है। सेम डायग्राम आपके एनसीईआरटी में है, प्लीज ध्यान से देखिएगा। सो दैट मीन्स एक लोब भी बीच में से डिवाइडेड है। ओके, इफ आई एम सेइंग दैट दिस इज वन लोब, दिस इज सेकेंड लोब, सो दिस इंडिविजुअल लोब इज ऑल्सो डिवाइडेड इन बिटवीन एंड दैट इज वाई ये फर्स्ट थीका, ये सेकेंड थीका। ओके बेटा, सो हर एक लोब के पास दो थीका भी प्रेजेंट है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज डायथीकस। अदरवाइज तो चार थीका हुए ना, क्योंकि दो लोब है, हर एक लोब के पास दो थीका है, तो इट विल बी फोर थीका, है ना। बट अदरवाइज यहाँ पे हमने डायथीकस क्यों बोला है, यहाँ पे टर्म डाय क्यों यूज की है, क्योंकि हम एक लोब के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, नाउ मूविंग ऑन, हम देखते हैं कि एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है एंथर का, दैट इज द एंथर इज टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। इसके 4 साइड्स होते हैं। अब आप वो वाला डायग्राम नोटिस करेंगे बहुत ध्यान से। ये देखिए, वी हैव द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड द फोर्थ साइड। ओके, सो दिस इज अ टेट्रागोनल स्ट्रक्चर एंड कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। तो बच्चे जो थीका है ना, मैंने आपको बताए वो क्या है, बेसिकली दे आर द माइक्रोस्पोरेंजिया। ओके, सो दिस इज first microsporangium, this is second, this is third, this is fourth। 4 माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट हैं। ठीक है बच्चे, सो यहाँ पे जो माइक्रोस्पोरेंजिया वर्ड दिया गया है ये प्लूरल वर्ड है, यानी कि एक से जब ज्यादा होंगे तो हम उसको माइक्रोस्पोरेंजिया बोलेंगे, लेकिन अगर सिंगुलर होगा तो हम उसको माइक्रोस्पोरेंजियम बोलेंगे। ठीक है बच्चे, इट इज द प्लूरल, इट इज द सिंगुलर फॉर्म। नाउ each microsporangium it will be corrected over here, स्पोरेंजिया नहीं आएगा। अभी अभी मैम ने बताया तो है दैट यहाँ पे स्पोरेंजियम आएगा क्योंकि ईच है ना बच्चे। सो ईच माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप्स इनटू व्हाट, इट डेवलप्स इनटू अ पॉलन सैक। ये है अपना मेन काम की चीज। ठीक है बच्चे, अब देखो ये जो हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम है ये तो इसकी इनिशियल स्टेज है, ये तो इसकी बेबी स्टेज है। ये बड़ा होके क्या बनेगा, बड़ा होके डेवलप होके ये पॉलन सैक बनेगा। सैक का मतलब क्या होता है, बोरी, राइट, एक थैला, बोरी। उसको हम जैसे पोटैटो सैक होता है, अनियन सैक होता है, ब्राउन कलर के बड़े बड़े जूट के वो जो बोरी होती है उसको हम सैक बोलते हैं। तो अगर पोटैटो सैक के अंदर पोटैटोज होते हैं, सो पॉलन सैक के अंदर बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स भरे होते हैं। ठीक है, सो टोटल कितने माइक्रोस्पोरेंजिया वहाँ पे प्रेजेंट है, 4। दैट मीन्स हमारे पास 4 पॉलन सैक्स डेवलप हो जाएंगे। 4 पॉलन सैक्स के अंदर बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स भरे होते हैं। तो आप देख रहे हो ना ये स्ट्रक्चर, दिस इज द लॉन्ग स्ट्रक्चर जस्ट लाइक अ बैग। Okay, so these are the 4 bags inside which the pollen grains will be present. All right. Now we will talk about the structure of microsporangium. अभी तो मैंने 4 आपको दिखा दिए, लेकिन उसका स्ट्रक्चर एक्चुअल में कैसा होता है, let us discuss about it. So a microsporangium is generally surrounded by how many walled? It is 4 walled thick layer. Okay, 4 वॉल्स प्रेजेंट होती हैं। दीज लेयर्स आर, देखो एपिडर्मिस तो पता है ना तुम्हें, एक्सटर्नल लेयर को हम एपिडर्मिस ही बोलते हैं हमेशा। सो दिस इज द एपिडर्मिस। सेकेंड वन इज कॉल्ड एज एंडोथीशियम। थर्ड वन इज कॉल्ड, बेसिकली मिडल लेयर्स होती हैं। ओके, कुछ 2 to 3 और 4 इन नंबर, दे कैन बी सेवरल इन नंबर्स और दे कैन बी वेरी फ्यू इन नंबर्स। कभी कभी मिडल लेयर्स एब्सेंट भी होती हैं। याद रखिएगा कि हम जनरल ट्रेंड की बात कर, जनरल जो हमारे पास ऑब्जर्व होता है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, सो मिडल लेयर्स एज वेल एज द इनर मोस्ट लेयर कॉल्ड एज टेपिटम। तो ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, दिस इज एज सच गिवन इन योर एनसीईआरटी। यहाँ पे ध्यान से देखिए बच्चे, यहाँ पे हम देख सकते हैं वी हैव फर्स्ट माइक्रोस्पोरेंजियम, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, राइट। आई एम टॉकिंग अबाउट, मैंने एक को मैग्नीफाई करके उसका स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किया तो मैंने क्या देखा कि इसके पास भाई 4 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, राइट। इट हैज 4 लेयर्स। द आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज द एपिडर्मिस, द
सेकेंड लेयर इज कॉल्ड एज द एंडोथीशियम। एंडोथीशियम के अंदर कुछ मिडल लेयर्स प्रेजेंट होंगी और सबसे इनर मोस्ट लेयर को हम क्या नाम देते हैं? इट इज कॉल्ड एज टेपिटम। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम, या फिर आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेपिटम, या फिर आपसे पूछा जा सकता है व्हाट आर द वेरियस फंक्शंस ऑफ द एक्सटर्नल लेयर्स प्रेजेंट इन द माइक्रोस्पोरेंजियम। ओके बेटा, सो यू शुड नो वेरी वेल, इस बात को हम बहुत अच्छे से क्लियर कर लेते हैं कि जो हमारी ये फर्स्ट 3 लेयर्स होती है ना, दीज आर protective in function. These are the protective layers. All right? ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। किसको प्रोटेक्शन मिल रही है भाई? यहाँ पे मैंने क्या बताया था, माइक्रोस्पोरेंजियम बड़ा होके क्या बनता है? पॉलन सैक बनता है। पॉलन सैक के अंदर कौन प्रेजेंट होते हैं? पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। तो उन्हीं पॉलन ग्रेन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि जब वो मैच्योर होके डिस्पर्स होंगे दैट इज अ डिफरेंट टाइम, लेकिन अभी तो वो बेचारे बेबी स्टेज में हैं, उन्हें प्रोटेक्शन की जरूरत है। सो दीज आउटर 3 लेयर्स आर द प्रोटेक्टिव लेयर्स। एंड ये जो टेपिटम होती है, इट इज बेसिकली द न्यूट्रिटिव लेयर। ओके, ये क्या करती है? ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को। सो दिस इज द न्यूट्रिटिव लेयर। All right, so these are the different kind of layer. This is the structure of microsporangium that सभी को अच्छे से क्लियर होना चाहिए। All right guys, so this is all for this very part and इसके बाद हम इसका further part डिस्कस करेंगे, so stay tuned for that.